नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मासाब ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम सभी एग्जाम को फोकस करते हुए इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। दोस्तों हमने हमारी जो पिछली क्लास में हमने देखा था प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के पश्चिमी अपवाह तंत्र को। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं पश्चिमी अपवाह तंत्र को, थोड़ा सा उसको लिंक करके पूर्वी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सर ये पूर्वी और पश्चिमी अपवाह तंत्र क्या है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में, तो मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में ये चीजें बता देता हूँ कि दोस्तों ये पूर्वी और पश्चिमी अपवाह तंत्र होता क्या है। यहाँ हमारी जो क्लास है दोस्तों, एकदम हम जो पढ़ने वाले हैं एकदम फैक्चुअल डेटा के हिसाब से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कई सारे जो एग्जाम्स होते हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन उठाते हैं और डायरेक्टली पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जो चीज हम देखने वाले हैं कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को हमने दो पार्ट में बांटा है। दोस्तों कितने पार्ट में बांटा है? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को हमने दो पार्ट में बांटा है। ठीक है, अब ये दो पार्ट कौन से हैं सर? एक दो पार्ट में हम पहला जो हमारा पार्ट है दोस्तों वो है पश्चिमी अपवाह तंत्र, है ना। पश्चिमी अपवाह तंत्र इन द सेंस क्या बात है? पश्चिमी अपवाह तंत्र का ये मतलब होता है कि पश्चिम की दिशा में जितनी भी नदियां जाके बहती है और मिल जाती है, उन नदियों को हम पश्चिमी अपवाह तंत्र में शामिल करते हैं दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो है उसमें आता है हमारा पूर्वी अपवाह तंत्र। कौन सा आता है दोस्तों? पूर्वी अपवाह तंत्र। ठीक है, ये है पूर्वी अपवाह तंत्र। एक होता है पश्चिमी अपवाह तंत्र और एक होता है पूर्वी अपवाह तंत्र। तो पश्चिमी अपवाह तंत्र इन द सेंस मतलब कि ये क्या है, जितनी भी नदियां हमारी जितनी भी पश्चिम की दिशा में, यानी कि अगर हमारा ये वाला हिस्सा मैप का है तो ये वाला जो हिस्सा है ये ईस्टर्न पार्ट है, मतलब कि ये पूर्वी अपवाह तंत्र का पार्ट है। ये वाला पूर्वी अपवाह तंत्र, पूर्वी अपवाह तंत्र पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी भाग है। ठीक है, तो यहां से जितनी भी नदियां आके इस तरफ मिलती है, मतलब बे ऑफ बंगाल में मिलती है और अरेबियन सी में मिलती है, तो अरब सागर में मिलने वाली पश्चिमी अपवाह तंत्र का पार्ट कहलाएगी, बे ऑफ बंगाल में मिलने वाली पूर्वी अपवाह तंत्र का पार्ट कहलाएगी। ठीक है, तो हमने उस क्लास में, हमारी जो पिछली क्लास में दोस्तों, हमने उसमें क्या देखा था कि जितनी भी पश्चिमी अपवाह तंत्र की नदियों के बारे में हमने देखा था। जैसे कौन कौन से टॉपिक देखा था? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हमने समझ लिया था कि क्या है ना। जो नदियां अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उनको हम प्रायद्वीप भारत में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद पश्चिमी अपवाह तंत्र में हमने देखा था कि प्रायद्वीप भारत में कुछ नदियां ऐसी है जो पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है ना। कहाँ प्रवाहित होती है? पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है, कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है दोस्तों। तो उन नदियों को हम किस में रखते हैं? पश्चिमी अपवाह तंत्र में रखते हैं दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है कि हमने सब नदियों को दोस्तों अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप हमारे मासाब ऑनलाइन के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ पे सर्च कर सकते हैं ताकि आपको ये चीज़ें वहाँ से रिलेट करके आप पढ़ सकें। ठीक है, आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो क्लास है दोस्तों पूर्वी अपवाह तंत्र के बारे में। पश्चिमी अपवाह तंत्र की नदियों के बारे में हमने पिछले वीडियो में अच्छे से बात की थी। ठीक है, और यहाँ सिर्फ हम फैक्चुअल डेटा के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सकें। ठीक है, पश्चिमी अपवाह तंत्र को हम देख चुके थे। इसमें हमने साबरमती नदी तक पढ़ लिया था, माही नदी को भी हमने देख लिया था दोस्तों। अभी हमारा जो है मांडवी नदी हमारी रह चुकी थी। तो ये मांडवी नदी है, आप सब जानते हैं कि मांडवी नदी गोवा की एक महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ठीक है, गोवा में क्या है? दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। ठीक है, कितनी? दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, मांडवी और जुआरी। ठीक है, मांडवी और जुआरी। उसमें से मांडवी नदी क्या है? यह कर्नाटक एवं गोवा राज्य में प्रवाहित होने वाली नदी है। कहाँ प्रवाहित होती है दोस्तों? कर्नाटक व गोवा में प्रवाहित होती है। इस नदी का जो गोवा राज्य की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जो मांडवी नदी है दोस्तों, इसको गोवा राज्य की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, ये 77 किलोमीटर है, 77 किलोमीटर है। और इसमें से भी जो कर्नाटक में है ये 29 तथा गोवा में 52 किलोमीटर है। सोचने वाली बात है कि इतनी छोटी नदी है, गोवा भी बहुत छोटा स्टेट है दोस्तों।
तो ये गोवा की एक बोला जाए तो एक महत्वपूर्ण नदी है और उसकी जीवन रेखा के रूप में भी जानी जाती है। इतनी क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है जुआरी नदी, ये हम पढ़ रहे हैं पश्चिमी अपवाह तंत्र के पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, है ना। अब जुआरी नदी जो है यहाँ गोवा राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। अभी हमने क्या देखा था, मांडवी नदी, है ना। मांडवी नदी हमने देखा था, तो मांडवी नदी की जो कुल लंबाई है वो 77 किलोमीटर है और उस 77 किलोमीटर में से वो 52 किलोमीटर जो होती है वो गोवा में बहती है और बाकी की जो है वो कर्नाटक में बहती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जुआरी नदी जो है ये गोवा की सबसे लंबी नदी है, जो एक ज्वारीय नदी है, मतलब ज्वारी नदी है। इस नदी का उद्गम पश्चिम घाट स्थित हेमद बारशम में है। इस नदी की कुल लंबाई जो है 92 किलोमीटर है, मतलब 92 किलोमीटर है। ये भी ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन ये गोवा के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है पूर्वी अपवाह तंत्र का। एक नदी और बची है इसमें, पेरियार नदी, इसको भी देख लेते हैं हम। पेरियार नदी जो है, पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है, जिसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 5243 वर्ग किलोमीटर है ना। यह नदी केरल की जीवनदायिनी नदी भी कहलाती है। दोस्तों आपने सुना होगा कि अधिकांशतः हम बात करते हैं ना कि ये नदी इसकी जीवन रेखा कहलाती है, तो उससे क्या मतलब समझते हैं आप? उससे मतलब ये होता है कि जो नदी है उसी पे वहाँ की एग्रीकल्चर, वहाँ का जीवन यापन उस नदी पे ज़्यादा निर्भर करता है। यानी कि अगर हम देखा जाए तो कृषि से हो गया, पशुपालन हो गया, पीने का पानी हो गया, वहाँ से अनेकों नहर निकाल दी जाती है। और एक हिसाब से कह सकते हैं कि वो नदी वहाँ के पूरा जल के लिए जानी जाती है। तो इसी वजह से हम उसको जीवनदायिनी का नाम दे देते हैं कि हाँ ये नदी इस राज्य की जीवनदायिनी है, इस शहर की जीवनदायिनी के रूप में है, ठीक है। और कोई ज़्यादा उसका कोई अलग मीनिंग नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है हमारा पूर्वी अपवाह तंत्र। पूर्वी अपवाह तंत्र में क्या है दोस्तों? पूर्वी अपवाह तंत्र जो नदियां मैंने पहले भी बता चुका था कि जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और उन नदियों को हम क्या बोलते हैं? पूर्वी अपवाह तंत्र के रूप में हम रखते हैं। उनमें कुछ नदियां हैं जो कि प्रमुख रूप से है। मैंने अगर देखा कि मैंने ये बताया था कि आपको जो नदियां यहाँ आके मिलेंगी वो सारी नदियां जो होंगी वो किसका पार्ट होंगी? वो पूर्वी अपवाह तंत्र का पार्ट होगी। किसका पार्ट होगी दोस्तों? पूर्वी अपवाह तंत्र का पार्ट होगी, पूर्वी अपवाह तंत्र का पार्ट होगी। ये क्लियर है? आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी इसकी नदियां हैं जो पूर्वी अपवाह तंत्र में हैं। पहली नदी जो है दोस्तों वो है महानदी, है ना। महानदी, इस नदी का उद्गम स्थल जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की अमरकंटक पहाड़ियों का सिहावा नामक स्थान से हुआ है। कहाँ से हुआ है दोस्तों? ये तो एक तो छत्तीसगढ़ स्टेट में है, रायपुर जिला है, अमरकंटक की पहाड़ियों का सिहावा जो नामक स्थान है वहाँ से हुआ है। मतलब कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ये नाम भी दे दिया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे छोटी से छोटी जगह का भी नाम लिखना जरूरी है। महानदी ओडिशा में कटक के निकट बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। क्या? अब आपको कटक में एक जगह है, एक अनुसंधान केंद्र है, वो अनुसंधान केंद्र कौन सा है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। शिवनाथ, हसदेव और तेल नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसकी लंबाई जो है वो 851 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? ये बड़ी मतलब लंबी नदी है, 851 इसकी लंबाई है। इस नदी का ओडिशा में हीराकुंड बांध बना है। इस नदी पे यहाँ दोस्तों क्या है? ओडिशा में हीराकुंड बांध भी बना हुआ है। देखो कितने फैक्ट हो गए इसमें। एक तो छत्तीसगढ़ से निकलती है, छत्तीसगढ़ के सिहाव नामक स्थान से, कटक के निकट बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, हसदेव और तेल इसकी प्रमुख सहायक नदी है, इसकी लंबाई जो है 851 है, और ये ओडिशा के निकट हीराकुंड, हाँ ये जरूरी है, ये कौन सा बांध का निर्माण करती है? तो ये हीराकुंड बांध का निर्माण करती है दोस्तों, ठीक है। आगे हम देखते हैं गोदावरी नदी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है, पूर्वी अपवाह तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है दोस्तों ये भी, गोदावरी। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में, है ना, पश्चिमी घाट में होता है और ये पूर्वी घाट में जाके मिल जाती है। पश्चिमी घाट में इसका उद्गम होता है,
ठीक, और पूर्वी घाट में जाके मिल जाती है। कितनी कैसी बात है, देखो नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबक नामक स्थान से होता है। कहाँ से होता है? नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबकेश्वर एक जगह है, पहाड़ी है, उस जगह से होता है। इस नदी की कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर है। प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियों में गोदावरी जो है सबसे बड़ी नदी है। भारत में विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। मतलब कि ये क्या है, प्रायद्वीप भारत की तो सबसे बड़ी नदी है ही, लेकिन ये भारत में विस्तार की दृष्टि से, मतलब लंबाई की दृष्टि से गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। ठीक है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा की संज्ञा भी दी जाती है। वृद्ध गंगा भी बोला जाता है इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है दोस्तों। उत्तर में इसकी प्रमुख सहायक नदियां प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, मंजरा, पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, ताल, मूला, प्रवाह, ये सारी इसकी प्रमुख सहायक नदियों में है दोस्तों। कौन कौन सी है? उत्तर में इसकी उत्तर से प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, मंजरा, पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, है ना, पैनगंगा, वैनगंगा, ताल, मूला, प्रवरा, इसकी सब क्या है, इसकी ये सहायक नदियां हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दक्षिण से मिलने वाली नदियां, दक्षिण से मिलने वाली नदियों में देखो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सहायक नदी है मंजीरा, एक ही है मात्र। ठीक है, मंजीरा इसकी केवल एक सहायक नदी है जो कि दक्षिण से मिलती है। धवलेश्वरम के बाद गोदावरी दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। पूर्वी शाखा गौतमी गोदावरी और के नाम से, और पश्चिमी शाखा वशिष्ठ गोदावरी के नाम से। मतलब ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पे है कि जो गोदावरी नदी है वो दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक जो पूर्वी शाखा को गौतमी गोदावरी बोलते हैं और जो पश्चिमी शाखा है उसको वशिष्ठ गोदावरी के नाम से जाना जाता है। इसके बीच में एक और नदी वैष्णव गोदावरी के नाम से प्रवाहित होती है। मतलब एक नदी और आके मिल जाती है। गोदावरी की तीनों शाखाएं क्रमशः येनम, नरसापुरम, नागरा नामक स्थलों पर बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। ठीक है, ये अलग अलग धाराओं में विभक्त होने के बाद अलग अलग जगहों पे भी समाहित हो जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कृष्णा नदी। कृष्णा, इस नदी का उद्गम स्थल, इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के उत्तर में 1327 मीटर की ऊंचाई से होता है। कहाँ से होता है? पश्चिमी घाट से होता है और महाबलेश्वर से होता है और 1327 मीटर की ऊंचाई से होता है। इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। मतलब कि ये थर्ड हाईएस्ट नदी है जो प्रायद्वीप भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कोयना, येरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ये इसकी सब क्या है दोस्तों? ये सब सहायक नदियां हैं। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा बनाती है। ये नदी भी क्या बनाती है दोस्तों? डेल्टा का निर्माण करती है। आगे देखते हैं। ये नदी समझ में आया। ये कृष्णा नदी भी काफी लंबी नदी है, 1400 किलोमीटर के आसपास की लंबाई है दोस्तों। कितनी है? 1400 किलोमीटर के आसपास लंबाई है। आगे देखते हैं। तुंगभद्रा। तुंगभद्रा का उद्गम स्थल कर्नाटक के कहाँ से होता है? तुंगभद्रा का जो उद्गम है वो चिकमंगलूर, कर्नाटक में एक जगह है चिकमंगलूर जिले में पी घाट में स्थित, पश्चिमी घाट में स्थित गंगामूल नामक चोटी से होता है। कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये तुंगभद्रा जो है दोस्तों, वो कृष्णा की एक सहायक नदी है और सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। तुंगभद्रा का निर्माण दो श्रेणियों से होता है, तुंग और भद्रा। तुंग और भद्रा, ठीक है, मिलन से होता है। तुंगभद्रा 640 किलोमीटर की लंबाई पूर्ण करने के बाद कुर्नूल नामक समीप कृष्णा में समाहित हो जाती है। तो तुंगभद्रा जो है दोस्तों, तुंग और भद्रा दो नदियों के मिलने से बनता है जिसको हम तुंगभद्रा बोलते हैं। और अधिकांश आपने देखा होगी साउथ में दो नदियों के मिलन से कई बार आपको नाम देखने को मिलता है, जैसे कि एक प्राणहिता हो गया, है ना। तो इस तरह की नदियां, कई सारी नदियां दो नदियों से मिलने के बाद बनती है। और जो तुंगभद्रा नदी है वो गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी में जानी जाती है दोस्तों। हमारे पूर्वी अपवाह तंत्र में ये इतनी ही नदियां हैं, हमने देखा है इसको। आने वाले वीडियो में हम जो आने वाला है दोस्तों, उसमें नेक्स्ट रिवर्स के बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।